आज हमारी नज़र है बांग्लादेश पर, जहां एक संकट गहराता जा रहा है। एक ऐसा संकट जिसकी जड़ें तो इतिहास में हैं, लेकिन इसका असर सीधे तौर पर भारत और पूरे दक्षिण एशिया के भविष्य पर पड़ने वाला है। हमारे पूर्वी पड़ोस में जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ एक देश की अंदरूनी उथल-पुथल नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी भू-राजनीतिक चुनौती की आहट है। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय पर बनी संसदीय समिति की एक टिप्पणी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये मौजूदा हालात की गंभीरता को बिल्कुल साफ-साफ दिखाती है। तो सवाल यही है कि एक ऐसा देश जिसके जन्म में भारत ने एक डिसाइसिव भूमिका निभाई थी, आज वो भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती क्यों बन गया है? देखिए, इस पूरे संकट को अगर समझना है, तो हमें इसे 3 मुख्य हिस्सों में देखना होगा। पहला, दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ता हुआ डिप्लोमैटिक तनाव। दूसरा, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदायों पर, खासतौर पर हिंदुओं पर हो रहे हिंसक हमले। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ी चिंता की बात है, वो है इस क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान का बढ़ता हुआ प्रभाव। अब ये तनाव सिर्फ बयानों तक ही नहीं रुका है, ये खुलकर एक डिप्लोमैटिक टकराव में बदल चुका है। सोचिए, हाल ही में दोनों देशों ने एक दूसरे के सबसे बड़े राजनयिक यानी हाई कमिश्नर्स को तलब किया। भारत में जहां बांग्लादेश में अपने दूतावास और अपने नागरिकों की सुरक्षा पर चिंता जताई, वहीं बांग्लादेश ने भारत में अपने दूतावास के बाहर हो रहे प्रदर्शनों पर आपत्ति दर्ज की। ये डिप्लोमैटिक रिश्तों में आई एक बड़ी दरार का सीधा सीधा संकेत है। और इस पूरे संकट के बीच एक सियासी घमासान भी चल रहा है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो इस समय भारत में हैं, उन्होंने सीधे सीधे अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर इन हमलों की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। उनका ये कहना है कि यह हिंसा अल्पसंख्यकों को डराकर भगाने की एक सोची समझी चाल है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? दशकों पुरानी दोस्ती और सहयोग का रिश्ता अचानक इस मोड़ पर कैसे आ खड़ा हुआ? इसका जवाब हमें बांग्लादेश के इतिहास में ही मिलेगा। चलिए जरा तेजी से इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 1947 में बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बना, लेकिन भाषा और संस्कृति के दमन के खिलाफ 1971 में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति संग्राम शुरू हो गया। पाकिस्तानी सेना के जुल्म से भागे करीब 1 करोड़ शरणार्थी जब भारत आए, तो भारत ने हस्तक्षेप किया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक आज़ाद मुल्क बना। लेकिन फिर 1975 में बंगबंधु मुजीबुर रहमान की हत्या ने देश को एक लंबे अस्थिर दौर में धकेल दिया, और अब 2024 में एक छात्र आंदोलन ने उनकी बेटी शेख हसीना की सत्ता का भी अंत कर दिया है। अगर हम शेख हसीना के 1 दशक के शासनकाल को देखें, तो भारत बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे सुनहरे दौर में थे। बांग्लादेश भारत की पड़ोस प्रथम नीति का एक मजबूत स्तंभ था। कनेक्टिविटी हो, व्यापार हो या सुरक्षा, हर मोर्चे पर सहयोग नई ऊंचाइयों पर था। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल उलट है। वो रणनीतिक सामंजस्य अब एक गंभीर चुनौती बन चुका है। भारत विरोधी भावनाएं जोर पकड़ रही हैं और रिश्तों में एक साफ ठंडापन महसूस किया जा सकता है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है, वो है भय की राजनीति का इस्तेमाल। ये एक सोची समझी रणनीति है, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर घोला जाता है। होता यह है कि किसी हिंदू के नाम से एक फर्जी प्रोफाइल बनाकर इस्लाम के खिलाफ कोई पोस्ट डाल दी जाती है, और फिर उसी अफवाह को आधार बनाकर भीड़ को मंदिरों, घर और दुकानों पर हमला करने के लिए उकसाया जाता है। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जा रहा है। और इस भय की राजनीति का नतीजा वो इन आंकड़ों में साफ दिखता है। संसदीय समिति की रिपोर्ट बताती है कि मई 2024 तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर 2446 हमले दर्ज किए गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों परिवारों के उजड़ने, उनके डर और उनकी तकलीफ की कहानी कहता है। ये हिंसा सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, ये जमीन पर एक बेहद क्रूर सच्चाई बन चुकी है। मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास नाम के एक मजदूर को भीड़ ने पीट कर मार डाला और फिर उनके शव को जला दिया। ढाका और चटगांव जैसे बड़े शहरों में मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं के घरों और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। ये घटनाएं उस खौफनाक माहौल को बयां करती हैं जिसमें वहां का अल्पसंख्यक समाज जीने को मजबूर है। तो सवाल ये है कि इन सब का भारत पर क्या असर पड़ रहा है? और देखिए, खतरा 1-2 नहीं बल्कि 5 अलग अलग मोर्चों पर है। सुरक्षा के मोर्चे पर घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों का डर है। रणनीतिक मोर्चे पर चीन पाकिस्तान की धुरी भारत की घेराबंदी कर सकती है। आर्थिक मोर्चे पर व्यापार को भारी नुकसान हो रहा है।
सामाजिक मोर्चे पर एक नए शरणार्थी संकट का खतरा मंडरा रहा है और कूटनीतिक मोर्चे पर जो तनाव है वो तो हम देख ही रहे हैं। जरा आर्थिक असर को इन आंकड़ों से समझिए। 2023-24 में दोनों देशों के बीच $14 बिलियन का व्यापार था, लेकिन इस उथल-पुथल के बाद 2025 का अनुमान घटकर सिर्फ $9 बिलियन रह गया है। सोचिए, $5 बिलियन की सीधी गिरावट। ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और शायद भारत के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी रणनीतिक मोर्चे पर है। चीन बहुत तेजी से बांग्लादेश में अपनी पैठ बना रहा है। वो मोंगला बंदरगाह और एयरबेस जैसे प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ भी बांग्लादेश के सैन्य रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक को बंगाल की खाड़ी तक लाने की कोशिश भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए एक सीधा खतरा है। ये भारत की रणनीतिक घेराबंदी को पूरा करने जैसा है। तो अब सवाल ये है कि इस मुश्किल घड़ी में आगे का रास्ता क्या है? भारत क्या कदम उठा रहा है और इन रिश्तों का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है? देखिए, भारत इस वक्त बहुत फूक कर कदम रख रहा है। पहला, वो ऐसा कुछ भी करने से बच रहा है जिससे बांग्लादेश में अस्थिरता और बढ़े। दूसरा, मानवीय आधार पर शेख हसीना को अस्थायी शरण दी गई है, भले ही वहां की अंतरिम सरकार उनके प्रत्यार्पण की मांग कर रही हो। तीसरा, भारत लगातार अपने दूतावास और अपने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है। और चौथा, डिप्लोमैटिक चैनलों के जरिए शांति और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील की जा रही है। और आखिर में हम इसी एक सबसे बड़े सवाल पर आकर ठहर जाते हैं। भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ भूगोल का नहीं बल्कि साझा इतिहास, संस्कृति और रक्त का है। 1971 में बनी दोस्ती की वो नींव बहुत गहरी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या रिश्तों की ये गहरी जड़ें आज के भू राजनीतिक दबाव और अंदरूनी संकट के इस तूफान का सामना कर पाएंगी? इस सवाल का जवाब ही दक्षिण एशिया का भविष्य तय करेगा।